अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद सुल्तान अरशद टॉकिंग चैप्टर्स के साथ हाजिर है। 22 अप्रैल हर साल अर्थ प्रोटेक्शन अवेयरनेस डे मनाया जाता है। इसी हवाले से आज हम बातचीत करेंगे। अर्थ, ज़मीन, जिसको धरती माँ भी कहा गया, जिसको मदर अर्थ भी कहा गया। एंड टुडे वी हैव टू सेव आवर अर्थ फॉर आवरसेल्फ, फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशंस। अगर इस ज़मीन की तरफ गौर से देखा जाए तो ये ज़मीन माँ की तरह आगोश फ्राहम करती है। इस ज़मीन ने ख़ुद से बंदोबस्त किया हुआ है बाप की तरह शेल्टर फ्राहम करने का। ये ज़मीन कम व बेश 4000 साल से इंसान की खिदमत कर रही है। ये इंसान को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। अगर मुझे फल चाहिए तो ये ज़मीन मुझे फल देती है, मुझे अनाज चाहिए तो ये ज़मीन मुझे अनाज देती है। अगर मुझे पानी चाहिए तो इस ज़मीन के सीने में बहुत सा पानी मौजूद है जो कि मेरी ज़रूरत पूरी करता है। अगर मुझे सांस लेने के लिए हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो इस ज़मीन के पास हवा है, ऑक्सीजन है, और उस ऑक्सीजन के सहारे मैं इस ज़मीन पर आज तक ज़िंदा हूँ। लेकिन इसके बदले में मैंने इस ज़मीन को क्या दिया? मैंने इस ज़मीन को गंदगी दी, मैंने इस ज़मीन के पानी को गंदा किया, मैंने इस ज़मीन की हवा को गंदा किया, मैंने इस ज़मीन को गंदा किया। अगर यूं ही ये सिलसिला चलता रहा तो जल्द या बदेर ये ज़मीन इंसान के रहने के काबिल नहीं रहेगी, या अगर मैं कहूँ तो बेजा ना होगा, गलत ना होगा, ये ज़मीन इंसान को अपने सीने पर, अपनी छाती पर ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त नहीं देगी। इन 4000 सालों में अगर हम देखें तो इंसान और ज़मीन के दरमियान अच्छी खासी मुताबिकत रही है। इंसान ने जहाँ ज़मीन से बहुत से फ़ायदे हासिल किए, इंसान की जहाँ हज़ार हा नस्लें इस ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी गुजार कर इस ज़मीन की आगोश में जाके सो गईं, वहीं पर इंसान ने इस ज़मीन को ज़्यादा तंग नहीं किया, इंसान ने इस ज़मीन को गंदा नहीं किया। लेकिन अगर हम सिर्फ़ 2 सदियाँ पीछे चले जाएं तो हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नज़र आती है। सनती इनकलाब। सनती इनकलाब क्या आया? हम कुछ आसाइश तो हासिल करने में कामयाब हुए, ज़िंदगी थोड़ी सी सहल हो गई, आसानी पैदा हो गई, हर जानिब हमें मशीन नज़र आने लगी, मशीन चल रही है, मशीन दौड़ रही है, मशीन भाग रही है। लेकिन इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इंसान को जहां आसानी फ्राहम की, वहीं इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने धरती, ज़मीन, अर्थ की खूबसूरती को मांद कर दिया। आज ज़मीन गंदगी का ढेर है, आज ज़मीन पर गंदा पानी खड़ा हुआ है, आज ज़मीन की हवा सांस लेने के काबिल नहीं है। अगर ये मामलात इसी तरह चलते रहे तो कैसे मैं और आप अपनी अगली नस्लों को इस ज़मीन के हवाले करके जा सकेंगे? अगर हम गौर करें तो ज़मीन के पास सेल्फ मैकेनिज़्म है। ज़मीन अपने आप को ख़ुद साफ़ कर सकती है। ज़मीन के पास ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके तहत बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट्स ख़ुद ब खुद टूट कर ज़मीन का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन पिछले 150-200 सालों में इंसान ने कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स बनाई, इंसान ने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जो कि ज़मीन के सीने पर मुस्तकिल मूंग डाल रही हैं, जो कि मुस्तकिल आलूदगी की वजह है। इसमें कोई शक नहीं कि इंसान को डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए, इंसान को प्रोग्रेस की तरफ जाना चाहिए। प्रोग्रेस, तरक्की इंसान के लिए लाजिम है। ये इंसान का हक़ है कि वो हर रोज़ नई से नई जहद को तलाश करे। लेकिन इंसान को साथ ही साथ ये जान लेना चाहिए कि इस पूरी कायनात में, इस आलम में, इस ज़मीन के अलावा, ये जो एक छोटा सा सैयारा है, इसके अलावा इंसान के पास रहने के लिए, सर छुपाने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई और जगह मौजूद नहीं है। पिछले 60-70 सालों में स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की इंसान कर चुका है, लेकिन इस सब तरक्की के बावजूद अभी तक इंसान इस काबिल नहीं हुआ कि वो कहीं और ज़िंदगी बसर कर सके।
कहीं और इंसान जाके डेरा लगा सके, और ऐसा मुमकिन होगा भी नहीं, क्योंकि ज़मीन के पास आइडियल टेम्परेचर है, ज़मीन के पास आइडियल फैक्टर्स हैं जो कि ज़िंदगी की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। मैं और आप क्या कर रहे हैं? हम मुस्तकिल पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। बाज़ पॉल्यूशन की शक्लें ऐसी हैं जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत सी ऐसी शक्लें तो हैं पॉल्यूशन की जिनको हम ना सिर्फ अवॉइड कर सकते हैं बल्कि उन्हें मिनिमाइज़ कर सकते हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह मदर नेचर को, मदर अर्थ को, इस ज़मीन को, इस धरती को हम साफ़ सुथरा रख सकते हैं, किस तरह हम इसे अपनी अगली नस्लों को अच्छे, खूबसूरत और नफीस अंदाज में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इंसान इस ज़मीन पर अगर रहना चाहता है, अगर वो ज़िंदगी बसर करना चाहता है, अगर वो चाहता है कि उसकी अगली नस्लें यहाँ फलें फूलें, तो इंसान को सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग पे काबू पाना चाहिए। अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ये इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज है, सबसे बड़ा मसला है ग्लोबल वार्मिंग। ज़मीन के एक बड़े हिस्से पर ग्लेशियर्स मौजूद हैं, बर्फ़पोश पहाड़ मौजूद हैं, समंदर बर्फ़ से लबरेज हैं, लेकिन मुस्तकिल फॉसिल फ्यूल जलाने से हम कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ावा दे रहे हैं, और यही कार्बन डाइऑक्साइड कुछ और गैसेस के साथ मिलकर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पैदा कर रही है, और इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से ज़मीन का टेम्परेचर रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है। इस बढ़ते हुए टेम्परेचर के साथ अल्टीमेटली जो ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ़पोश पहाड़ हैं, उनकी बर्फ़ तेज़ी से पिघलेगी, और अगर ये बर्फ़ इसी तरह पिघलती रही तो जो इस ज़मीन, जो खुश्की के इर्द गिर्द जो समंदर है, वो इस कदर बुलंद हो जाएगा कि सारी ज़मीन सैलाब की नज़र हो जाएगी। अब इस ग्लोबल वार्मिंग से बचने के बहुत से तरीके हैं। उनमें एक तरीका ये है कि हम ट्रैफ़िक को अवॉइड करें, हम ऑटोमोबाइल्स का जो इस्तेमाल है उसे कम से कम करें। अगर मैं अकेला एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ तो मुझे ज़ाती गाड़ी का इस्तेमाल करने की बजाय कोशिश करनी चाहिए कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करूँ, और अगर फ़ासला कम है तो मुझे साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए या मुझे पैदल चलना चाहिए। कम अज़ कम हमें कोयला, पेट्रोल, सुई गैस, इस जैसे जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं इनको जलाना होगा। अगर हम इनको इसी मिक़दार में जलाते रहे तो जल्द ही चंद सालों में ज़मीन का टेम्परेचर इस कदर बढ़ जाएगा कि इस ज़मीन पर रहना इंसान के लिए बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। दूसरी तरफ जहाँ इंसान ने इंडस्ट्री में बहुत तरक्की की है, वहीं पॉलीथीन बैग्स, पॉलीमर्स, पॉलीमराइजेशन की इंडस्ट्री जो है उसमें एक रेवोल्यूशन आया है। नो डाउट इसके बहुत से फ़ायदे हुए, नो डाउट हमारी ज़िंदगी आसान हुई, लेकिन मैं और आप जानते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं, पॉलीमर्स हैं, पॉलीथीन बैग्स हैं, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। ये मुस्तकिल ज़मीन के ऊपर गंदगी का बायस बनते हैं, इनको डिग्रेड होने में सदियां लगती हैं। आखिर कब और कैसे हम ये प्लान करेंगे कि हम इन चीज़ों से जान छुड़वाएं? हमें वापस नेचर की तरफ जाना होगा, हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करना होगा। उसके अलावा एक और चीज़ जिसको आप शायद थोड़ा सा अजीब कंसीडर करेंगे, लेकिन इस चीज़ की तरफ भी हमें गौर करना चाहिए। आउटडोर आउटिंग्स के लिए हम जाते हैं, खाने पीने का अरेंज करते हैं। इस खाने पीने के अरेंज में ख़ास जो हमारे यहाँ आइडियल और डिमांडिंग डिश होती है, डेट इज़ बारबेक्यू और ग्रिल्ड आइटम्स। ये जो बारबेक्यू या ग्रिल्ड आइटम है, दुनिया भर में इसका इस्तेमाल पिछले चंद सालों में, अगर मैं कहूँ पिछले 60-70 सालों में बढ़ा है, तो ये बेजा ना होगा। इस कदर बढ़ा है कि इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है कि जब हम ग्रिल्ड आइटम का इस्तेमाल करते हैं या बारबेक्यू का इस्तेमाल करते हैं तो डायरेक्ट ये कोल के ऊपर खाना तैयार किया जाता है। इस कदर कोयला जलाने से ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड की
मिकदार में इजाफ़ा होगा। तो हमें इस चीज़ को भी कम अज़ कम करना पड़ेगा। दूसरी तरफ खाने पीने से रिलेटेड ही एक और बात है, इस पर तो लाजमी बाज़ लोग परेशान होंगे या वो तनकीद भी करेंगे। वो बात ये है कि हमें अज़ हद कोशिश करनी चाहिए कि हम जो पोल्ट्री फार्म्स हैं, जो कैटल फार्म्स हैं, जो फ़िश फार्म्स हैं, यहाँ पर जानवरों की जो तादाद है उसे मिनिमाइज़ करें। अगर मैं आपको ये बात बताऊं तो ये हैरत की बात नहीं है कि जितने भी फार्म्स हैं जिसमें पोल्ट्री फार्म्स हैं, कैटल फार्म्स हैं, फ़िश फार्म्स हैं, ये ज़मीन पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार को बढ़ा रहे हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार बढ़ने का नुकसान मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुका हूँ। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वापस वेजिटेबल्स की तरफ जाएं, हम वापस फ्रूट्स की तरफ जाएं। मैं ये नहीं बिल्कुल कह रहा कि हम मुस्तकिल जो है वो वेजिटेरियन हो जाएं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ हम एक वीक में 4 दिन, 5 दिन या 6 दफ़ा, 7 दफ़ा अगर हम मीट किसी भी सूरत में लेते हैं तो उसको हम मिनिमाइज़ करके 2 और 3 और 4 टाइम्स कर सकते हैं, ताकि कैटल फार्मिंग, फ़िश फार्मिंग और जो पोल्ट्री फार्मिंग जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं इनमें कमी हो, इनकी तादाद में कमी हो। इनकी तादाद में जब कमी होगी तो ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशन है वो भी कम होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड कम होने से अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग जो है उसमें भी कमी आएगी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल पहले से कुछ ज़्यादा करना शुरू करें। इसके अलावा हम किस तरह पॉल्यूशन पे कंट्रोल पा सकते हैं, किस तरह हम अपने ज़मीन के हुस्न में इजाफ़ा कर सकते हैं। एक और मेथड है जिसे हम रीसाइक्लिंग कहते हैं। लेकिन रीसाइक्लिंग से पहले अगर हम रीयूज़ की तरफ चले जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। कोशिश करें कि वो चीज़ें जिनको हम कुछ अर्सा इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं, रीसाइक्लिंग की गर्ज से ही चाहे फेंक देते हैं, लेकिन नॉर्मली फेंका वो कूड़े करकट की सूरत में जाता है, वो सॉलिड वेस्ट की सूरत में जाता है। एनीवेज़, अगर हम उसे फेंकने से पहले गौर करें, ध्यान करें कि भाई हम इसको कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे हम रीयूज़ कर सकते हैं, तो शायद हम ज़मीन पे जो पैदा होने वाला कचरा है, ज़मीन पे जमा होने वाला जो कचरा है, उसको कम करने में हम हिस्सा डाल सकें। और इसके बाद लाज़मी बात है रीसाइक्लिंग की तरफ हमें आना चाहिए। लेकिन रीसाइक्लिंग के लिए हमें मटेरियल वो इस्तेमाल करना चाहिए जो रीसाइकल एबल हो, जिसको आसानी से रीसाइकल किया जा सके। और उसके बाद आखिरी जो चीज़ है वो है इस ज़मीन का ज़ेवर, इस ज़मीन का हुस्न, इस ज़मीन पर मेरे और आपके लिए साइबान, मेरे और आपके लिए छत, और वो है फॉरेस्टेशन। बहुत तेज़ी के साथ पिछले 70-80 सालों में ज़मीन के जंगलात में कमी आई है, क्योंकि इंसान ने बहुत तरक्की की है। इंसानी आबादी बड़ी तेज़ी से उसमें इजाफ़ा हुआ। इस इजाफ़े की वजह से क्या हुआ कि डिमांड बढ़ गई है। इस डिमांड बढ़ने की वजह से कंस्ट्रक्शन डिमांड्स बढ़ गई हैं, रोड्स बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, मोटरवेज़ बन रहे हैं, सोसाइटीज़ नई बन रही हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम जंगलात को बड़ी तेज़ी से काट रहे हैं, और जंगलात के कटने से क्या होगा, ऑक्सीजन की तो ऑटोमेटिकली कमी होगी, लेकिन साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो इजाफ़ा हो जाएगा, क्योंकि जंगलात ही हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं। लेकिन हमने बड़ा जुल्म किया है इस ज़मीन पर, इस धरती पे बहुत जुल्म किया है। इस धरती से, इस ज़मीन से इसका ज़ेवर हमने छीन लिया। अगर ज़ेवर की बजाय मैं कहूँ कि हमने इस ज़मीन का लिबास इस ज़मीन से छीनना शुरू कर दिया है और हम इस ज़मीन को बुरहना कर रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा। तो अब टाइम है ये कि अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारें और आइंदा आने वाली नस्लों को ज़मीन अच्छे अंदाज में देकर जाएं, तो हमें डीफॉरेस्टेशन की बजाय एफॉरेस्टेशन की तरफ जाना होगा। वी हैव टू कल्टिवेट मोर एंड मोर एंड मोर प्लांट्स एज वेल एज ट्रीज़। हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त और पौधे लगाने होंगे। ये वक्त की ज़रूरत है।
और इसी तरह एक तो ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो कुछ डाउन होगा और साथ ही साथ ज़मीन का जो हुस्न है, उसकी जो खूबसूरती है वो दोबाला होगी। एस्थेटिक्स भी तो एक चीज़ है ना। अल्लाह पाक ने हमें ज़मीन पर सिर्फ मादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए नहीं भेजा, हमें अपनी रूह की तरोताज़गी का भी तो ख्याल रखना है। अगर हम ज़मीन की खूबसूरती को डैमेज करते चले जाएंगे, बिल्कुल डैमेज करते चले जाएंगे, और यहाँ पर हम इमारतें खड़ी कर देंगे, स्काई स्क्रैपर्स हैं, हमारे पास रोड्स हैं, हमारे पास मोटरवेज़ हैं, हमारे पास डैम्स हैं, हर जानिब पत्थर ही पत्थर है, हर जानिब कंक्रीट ही कंक्रीट है। तो इस कंक्रीट को देख देख कर हमारा दिल भर जाएगा। फिर हम जब वापस जाना चाहेंगे मदर नेचर की तरफ, फिर जब हम नेचुरल ब्यूटी को पाने की कोशिश करेंगे तो उस वक़्त बहुत देर हो चुकी होगी। तो इट्स द टाइम, ये वक्त की ज़रूरत है कि हम डिफॉरेस्टेशन को कम अज़ कम लेवल पे लेके जाएं और साथ ही साथ एमरजेंसी लगाएं दुनिया भर में कि भाई जंगलात लगाए जाएं। जंगलात की अहमियत और अफादियत पे बात करनी चाहिए। जंगलात ना होने से हमें तो जो नुकसान है वो है ही। जंगलात की कटाई से हमने दुनिया में बहुत से जानवरों की जो स्पीशीज़ हैं उनको एक्सटिंक्ट करवा दी है। अब वो एक्सटिंक्ट हुई नहीं है, करवा दी है। वी द पीपल, we the men are responsible for the extinction of so many animal species from the surface of this earth। इस ज़मीन से बहुत सी खूबसूरत जो स्पीशीज़ हैं जानवरों की वो ख़त्म हो गई हैं। पौधों की तो लाजमी बात है, स्पीशीज़ ख़त्म हो रही हैं, दरख्तों की स्पीशीज़ ख़त्म हो रही हैं क्योंकि हम उनको काट रहे हैं, नए दरख्त नहीं लगा रहे, नई प्लांटेशन नहीं हो रही। तो प्लांट्स के साथ तो हमने एक बैर अल्लाह वास्ते का पैदा कर लिया, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे साथ इस ज़मीन पर रहने वाले जानवर हैं हम उनको भी बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इट्स द टाइम, ये वक्त है, हमें डिसाइड भी करना होगा और उसके साथ साथ हमें काम भी करना होगा। वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर शोल्डर्स। हमें अपने कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। किसके लिए लेनी है? इंसान के लिए लेनी है, अपने लिए लेनी है, और ख़ास तौर पर अपनी बका के लिए लेनी है। मेरी बका किस में है कि मेरे बाद मेरी नस्ल इस ज़मीन पे चले, मेरे बाद मेरी नस्ल इस ज़मीन पे परवान चढ़े। तो मैं नस्ल को क्या दे के जाऊँगा? तांबे जैसी सुर्ख ज़मीन, आग बरसता हुआ आसमान, जिसके पास छत नहीं है, ऐसी ज़मीन दे के जाऊँगा जहाँ हर तरफ ताफून है, स्मेल है, बदबू है, गंदा पानी है। ये चीज़ मैं अपने अगली आने वाली नस्लों को दे के जाऊँगा। टुडे और टुमारो आई एम टू डाई। यस, मैं और आप तो मरने वाले हैं, लेकिन जो अगली मेरी नस्ल है, उससे अगली जो नस्ल है, वो मेरे मुतल्लिक क्या बात करेगी? वो आज से 3 सदियाँ पीछे रहने वाले इंसान के मुतल्लिक बुरी बात नहीं करेगी, उनको कोसेगी नहीं, उनको बुरा भला नहीं कहेगी। मेरी आने वाली नस्ल अगर बुरा भला कहेगी तो मुझे कहेगी या मेरे से पिछली नस्ल को कहेगी, जो कि पिछले 60-70 सालों से ज़मीन पर विराजमान रह चुके हैं या जो इस ज़मीन पर रह रहे हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस मैस। ये जितनी भी ख़राबी इस वक्त ज़मीन पे पैदा हो चुकी है, जो हम ज़मीन के साथ खिलवाड़ कर चुके हैं, इसके ज़िम्मेदार मैं या मेरे से शायद पिछली नस्ल है या उससे पिछली नस्ल, यानी ये 1, 2, 3 नस्लों का काम है जिन्होंने 4000 साला ज़मीन की खूबसूरती और मेरा और ज़मीन के साथ जो ताल्लुक़ है उसको बर्बाद कर दी। सो इट्स द टाइम टू टेक स्टेप्स। हमें स्टेप लेने होंगे, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी होंगी, एमरजेंसी लगानी होगी हुकूमती सतह पर, और हुकूमती सतह के साथ साथ एज एन इंडिविजुअल हमें अपना रोल अदा करना होगा। हमें लिटरिंग की तरफ देखना होगा, हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना होगा कि लिटर कैसे करना है, हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना होगा, सफाई सुथराई का किस तरह ख्याल करना है। उसके अलावा हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जहाँ बहुत से फ़ायदे हैं, उसमें जो कबाहतें हैं उनको दूर करना पड़ेगा। आज इंसान जान चुके हैं, इंसान इतनी तरक्की कर चुके हैं कि इंडस्ट्री से गंद बाहर फेंकने की बजाय वो इंडस्ट्री से निकलने वाला जो धुआं है, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो गंदा पानी है, उसको ट्रीट करके बाहर फेंक सकता है। आने दें, बाहर तो आना ही है। क्या होगा?
जहां आपका 1 रुपया लग रहा है वहां आपको 4 रुपये लगेंगे। तो क्या आप अपने घर की सफाई के लिए कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लगा सकते? भाई हैवी फाइन इम्पोज करने पड़ेंगे गवर्नमेंट्स को, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने अपने प्रोविंस में, अपनी अपनी स्टेट्स में इन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। और सिर्फ इन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ही फ़ाइन इम्पोज मत करें, हर उस बंदे पर फ़ाइन इम्पोज करें, हर उस बंदे की इम्पीचमेंट होनी चाहिए, हर उस बंदे के लिए सज़ा होनी चाहिए जो इस ज़मीन की खूबसूरती को डैमेज कर रहा है, जो इस घर को डैमेज कर रहा है। तो आज 22 अप्रैल को दुनिया भर में अवेयरनेस डे मनाया जा रहा है। ये अवेयरनेस सिर्फ आज तक नहीं रहनी चाहिए, बल्कि आज हमें तहैया करना होगा। वी हैव टू डिसाइड फॉर आवर टुमारो, फॉर आवर फ्यूचर, फॉर आवर जनरेशन एंड स्पेशली फॉर आवर सेक। अपने लिए हमें आज डिसाइड करना है कि मैंने सांस लेनी है सुकून के साथ, मेरी आँखों को खूबसूरत मनाजिर चाहिए, मेरे कान शोर नहीं चाहते, मौसीकी चाहते हैं। तो वी हैव टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। हमें इन तमाम चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा और उसके लिए जो कुछ चंद एक स्टेप्स बताए गए हैं उस पर बातचीत हो रही है दुनिया भर में। तो जो सुनने वाले हैं उनको चाहिए कि अपने तय एक स्टेप लें, एटलीस्ट सिंगल स्टेप। और ये सिंगल स्टेप जो है ये जब कलेक्टिव होगा तो ये एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन होगी, ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चेंज होगी, पॉजिटिव चेंज, नॉट अ नेगेटिव चेंज। इसी नोट पे टेक योर गुड केयर। आई बिलीव कि मैं और आप सब सोचेंगे भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे। एंड वी हैव टू सेव आवर मदर नेचर which is our protector, which is our benefactor, which is our supplier। ये ज़मीन मेरे लिए और आप सब के लिए सब कुछ है। इसी नोट पे अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।